अब देखो, एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस सिद्धांत किसने दिया था? है कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला, इसलिए मैंने प्रश्न के रूप में डाल दिया। पहला, लुईस पास्चर ने। नंबर 3, सॉरी नंबर 2, ओपेरिन व हेल्डन। हेल्डेन। नंबर 3, हुगो डिवरीज। नंबर 4, आरेनियस। आरेनियस। एबायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझा देती हूँ। निर्जीव की उत्पत्ति, निर्जीव से किसकी उत्पत्ति बता रहा है ये? सजीव। ये पॉसिबल है क्या? ये भी ऐसे भी महान आए थे जो ये बता के गए थे कि निर्जीव पदार्थों से किसकी उत्पत्ति हो रही है? सजीवों की उत्पत्ति हो रही है। एक तो ये लिखो, अगला लिखना। एबायोजेनेसिस सिद्धांत किसने दिया था? लुई पास्चर ने, ओपेरिन व हेल्डन ने, हुगो डिवरीज ने और आरेनियस। अगला क्वेश्चन लिखना, मानव का उद्विकास, मानव का उद्विकास कौन से युग में माना जाता है? अब देखो इसमें लिखो, ऑप्शन नंबर 1, सीनोजोइक। पेलियोजोइक। मीजोजोइक। मीजोजोइक में तो डायनासोर बने थे। डायनासोर हो गया तुम? उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, यहाँ नहीं बोल रहे कुछ भी, है ना, सोच समझ के उत्तर देना है, नेगेटिव तो करने ही नहीं है। क्योंकि तुमने जो भी अभी भी उत्तर दिया है ना, एक भी सही नहीं बोला है दोनों में से, इसीलिए कह रही हूँ। नन ऑफ दीज। कुछ कुछ सवाल जो पूछे जा सकते हैं, मतलब है नहीं 10th की किताबों में, लेकिन पूछ लेती है कई बार। मानव के कौन से पूर्वज जो थे वो सीधे खड़े होकर चलने लगे थे? इरेक्टस और होमो इरेक्टस को, और भी इसमें कौन कौन से आते हैं, कितने भागों में बांटा है इसको? जावा, ब्रेकिंग मानव, नियंडरथल, और कौन सा था? क्रोमेंगनन। नहीं था। चलो अब लिखो अगला, अगला सवाल लिखना, मानव का निकटतम पूर्वज, हाँ, निकटतम पूर्वज कहलाता है, निकटतम पूर्वज कहलाता है होमोसेपियंस। इसको होमोसेपियंस के नाम से भी पूछा जा सकता है। निकटतम पूर्वज कौन कहलाता है? नंबर 1, रामापिथिकम। शिवा फितेकस। क्रोमेगनन। क्रोमेगनन मानव। ये नहीं पढ़ा होगा, चलो उत्तर आ जाएगा, कल तो पता चल जाएगा। ऑस्ट्रेलोपिथिकस।
ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस। दो स्थितियों में उत्तर, एक तो तुम जो बता रहे हो वो सही बता रहे हो, एक अगर आधुनिक मानव का निकटतम पूर्वज पूछ ले, होमोसेपी अभी जो वर्तमान हम है, हमारा जो पूर्वज था निकटतम सबसे जिससे अपन मिलते जुलते थे, एक वो दो बनते हैं। कोई बात नहीं, पढ़ना उस चैप्टर को, पढ़ना उसको, पढ़ रखा ना थोड़ा बहुत, देखना एक बार उसको जाके, फिर उत्तर बताना। बताएंगे इसका। एक देखो, मानव का उद्विकास कौन से महाद्वीप में माना जाता है? सारी किताबें ये एनसीईआरटी तो दोनों लिखती है, अफ्रीका व एशिया ऐसे लिखती है वो तो संयुक्त। हाँ अफ्रीका, क्योंकि सबसे ज्यादा अवशेष जो मिले हैं वो दोनों में। हाँ ओल्ड वाइज जो है वो अगर अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है तो क्या करोगे? और दोनों को अलग अलग, अफ्रीका व एशिया लिख दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अफ्रीका अलग कर दे, एशिया अलग कर दे। देखो उसमें वो नहीं माने अलग है, लेकिन उसको प्रश्न ये लिखना था कि आधुनिक जो मानव है वो कौन से महाद्वीप, उसके जो अवशेष वो कौन से महाद्वीप में मिले थे, तब एशिया होता। अब उसने केवल मानव ही लिखा है उसने, तो अफ्रीका ही आएगा फिर तो। लेकिन आरपीएससी माननी ही नहीं, क्या करे, तुम नहीं माने तो नहीं माने, नहीं हुआ। उस पर बहुत बवाल, उसने एक उसमें ये था, मानना क्या नहीं था, इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन था वो सही लिखा हुआ था, और हिंदी, हाँ, और इंग्लिश वाला ही सही माना जाता था। मॉडर्न में लिखा हुआ था उसमें, और हिंदी में मानवी लिखा हुआ था। अब जिसने मानव पढ़ा वो तो अफ्रीका करके आ गया, और जिसने मॉडर्न मैन की उत्पत्ति पूछी, आधुनिक मानव, वो एशिया करके आएगा। और आरपीसी ने आंसर की जो जारी करती है वो इंग्लिश वाले प्रश्नों पे ही करती है। ये थोड़ा सा चक्कर पड़ गया था। हाँ अपना जो सिलेबस जारी होता है वो भी हिंदी मीडियम में नहीं होता है, वो भी इंग्लिश में ही जारी करती है, ये था उसका रीजन। मानव का निकटतम पूर्वज कौन कहलाता है भाई? ऑस्ट्रेलोपिथिकस या क्रोमैग्नन? चलो क्रोमैग्नन मानव के बारे में थोड़ा पढ़ के आना, कहीं गूगल से सर्च करना क्या होता है क्रोमैग्नन मानव। हाँ क्रोमैग्नन, फिर इसका उत्तर आएगा। अब देखो, एक छोटा सा लाइन लिखो, संयोजक कड़िया, कनेक्टिव लिंक। कनेक्टिव लिंक, संयोजक कड़िया, संयोजक कड़िया, संयोजक कड़ी लिख लो या कनेक्टिव लिंक लिखना। उद्विकास में ऐसी जाति का निर्माण भी होता है जिसमें दो जातियों के लक्षण पाए जाते हैं, दो जातियों के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स, आर्की ऑप्टेरिक्स। कौन सी दो जातियों के बीच की योजक कड़ी है? सरीसृप और पक्षी। पक्षी के समान क्या पाई जाती है इसमें? उड़ने की क्षमता। और सरीसृप के समान इसमें लंबी पूंछ पाई जाती है। उड़ने की क्षमता, और पक्षियों के समान क्या पाई जाती है इसमें? चोंच। आर्कियोप्टेरिक्स पूछा हुआ सवाल। दूसरा युगलिना,
जंतु और पादप के बीच की योजक कड़ी। कुछ लक्षण तो इसमें किसके पाए जाते हैं और कुछ लक्षण किसके पाए जाते हैं? पादप के। इन दोनों के बीच की योजक कड़ी कौन सी है? युगलिना। पादपों के समान इसमें कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण। पादपों के समान क्या होता है इसमें? प्रकाश संश्लेषण। और बाकी के जो लक्षण है, शेष जो लक्षण है, वो किसके समान पाए जाते हैं? जंतुओं के समान। देखो, कनेक्टिव लिंक एक अपन ने टॉपिक लिखा है, उद्विकास में ऐसी जाति का निर्माण भी होता है जिसमें दो जातियों के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कौन सा? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स योजक कड़ी कहलाती है, अर्थात इसमें दो जातियों के गुण पाए जाएंगे। तो ये किन के बीच की योजक कड़ी कहलाती है? प्रश्न ये पूछा था। आर्कियोप्टेरिक्स क्रमशः सरीसृप और पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी या योजक कड़ी कहलाती है। आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप के कौन से लक्षण पाए जाते हैं? लंबी पूंछ, और पक्षी के समान ये उड़ सकता है, और पक्षियों के समान क्या पाई जाती है? चोंच। तो सरीसृप किसके बीच की कनेक्टिव लिंक है? सरीसृप और पक्षी। युगलिना जंतु और पादप दोनों के बीच की योजक कड़ी कहलाती है। यानी कि कुछ लक्षण तो जंतु के और कुछ लक्षण किसके होंगे? पादप के। रेप्टाइल्स पक्षी को एवीज ग्रुप कहते हैं, पक्षी वर्ग। पादपों के समान इसमें कौन सा लक्षण पाया जाता है युगलिना में? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। ये उद्विकास कंप्लीट। अब हेडिंग डालो केमिस्ट्री। इसको पढ़ लो एक बार, या लिखा हुआ इसको पढ़ो। आर्कियोप्टेरिक्स पे कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, आया हुआ सवाल है आर्कियोप्टेरिक्स किसके, ये पूछा आर्कियोप्टेरिक्स है सरीसृप पक्षी वर्ग के बीच की योजक कड़ी। कुछ लक्षण सरीसृप के लंबी पूंछ का पाया जाना, कुछ लक्षण पक्षियों के उड़ने की क्षमता और चोंच का पाया। युगलिना, इसमें भी दो जातियों के लक्षण पाए जाते हैं, पादप के और जंतु। पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी कौन सी कहलाती है? पादप के समान क्या पाया जाता है इसमें? प्रकाश संश्लेषण या फोटो। और बाकी जो लक्षण है वो किसके समान होते हैं? जंतु के समान होते हैं। अब देखो, हेडिंग डालो केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। कौन कौन से टॉपिक दे रखे? अणु, परमाणु अणु, परमाणु व अणु। नंबर 2, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाएं। नंबर 3, कार्बन के यौगिक। और क्या है? और भी कोई टॉपिक है क्या केमिस्ट्री का? परमाणु, अणु, रासायनिक अभिक्रियाएं, कार्बन के यौगिक। और भी कोई टॉपिक है? एटम एंड मॉलिक्यूल। इसमें से 2015 में सवाल आया था, परमाणु मिलके क्या बनाते हैं? अणु। सीधा सवाल। केमिकल रिएक्शन, जब से 2015 से जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी और 2022 लगातार सवाल आ रहे से। 2015 से 2022 तक जितनी भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुई है उसमें लगातार प्रश्न पूछा है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं और कार्बन के यौगिक, कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड ऑफ कार्बन।
अभी देखो सारे ना क्लास में समझने के हैं, थ्योरेटिकल पार्ट कम है, समझने का ज़्यादा है। जो भी प्रश्न आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, जो भी एग्जाम में पूछे गए, वो सारे क्लास में करवा दिए जाएंगे, उससे बाहर नहीं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया शुरू करेंगे पहले अपन, थोड़ा सा केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक कौन सा शुरू करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले अपन पढ़ते हैं प्रक्रम, प्रोसेस, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अभी सीईटी की जो एग्जाम हुई है, हर एक जो है पारी में इसमें प्रश्न पूछा गया है, रासायनिक प्रक्रम और भौतिक प्रक्रम क्या होते हैं और उनके उदाहरण, एग्जाम्पल में से सवाल आएंगे, क्लास में समझ में आ जाएगा और क्लास में याद हो जाएगा। उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, और हर बार जो पूछा जा रहा है विस्थापन अभिक्रिया से प्रश्न पूछ रहे हैं। अब तक 2015 से लेकर 2022 तक उसने एक ही अभिक्रिया पकड़ रखी है, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो संयोजन अभिक्रिया, सबसे पहले अभिक्रिया कौन सी पढ़ेंगे? रासायनिक संयोजन। संयोजन का मतलब जुड़ना। दूसरी पढ़ेंगे वियोजन, वियोजन का मतलब है टूटने वाली। तीसरी पढ़ेंगे अपन विस्थापन अभिक्रिया। हाँ, और इसमें भी एक और पढ़ेंगे, विस्थापन में भी द्विविस्थापन। कौन सी? द्विविस्थापन। उसके बाद में ऑक्सीकरण, उसके बाद में अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं तो अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। और लास्ट में पढ़ते हैं अपन उदासीनीकरण की अभिक्रिया। अम्ल और क्षार दोनों मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है। एक अम्ल हो और एक क्षार हो, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? लवण। और ये अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? उधर उष्मा के आधार पे दो प्रकार की अभिक्रिया पढ़ोगे, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी। इस तरीके से ये जो है आपकी क्या दे रखी है? रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन उससे पहले अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होते हैं, उष्मा क्षेपी क्या होता है। उस जैसे अब कहीं जो अभिक्रिया के जैसे उसमें प्लस 200 कैलोरी, कहीं लिखा हो तो माइनस 200 कैलोरी, ये क्या है भाई? इन प्लस माइनस का चिन्ह क्यों लगा रहा है? इसका मतलब क्या है? कहीं पे जो है इस तरीके से छोटा त्रिभुज का निशान बनाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। तो रासायनिक प्रक्रम और भौतिक प्रक्रम पढ़ेंगे, फिर रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या पढ़ेंगे? प्रकार। और ये टॉपिक कल करेंगे, बस केवल समझने का है। अभिक्रियाएं सारी करवा दूंगी क्लास में और कंफर्म उसी में से आएगा, क्योंकि उससे बाहर जा ही नहीं रहा। हाँ, क्योंकि किताबों में तो थोड़े थोड़े दे रखे हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्लास में मैं सारी करवा दूंगी, जो उससे बाहर नहीं जाएगी। जो है उसके बाद में आपको पेपर मिल जाएगा केमिस्ट्री का प्रैक्टिस के लिए अलग। हाँ, उसका तुम जब संडे को फ्री होते हो उस दिन देना। कैसे टेस्ट देते हो फिर? हाँ, तो एक दिन उसका हो जाएगा। वो सर बता देंगे, मत दे बता। मेरा काम है इनको टाइपिस्ट को पेपर देना, इनका काम है आपसे पेपर जो है लेना। अब है बाहर से कुछ नहीं लेना, बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। जो क्लास में करवा गया वो सफिशियंट है, ये याद रख लोगे। ये जो पेपर दे लोगे सफिशियंट है। बाहर जो किताबें लाते हैं उसमें ज़्यादातर प्रश्न तो साल के पूछ वही है। तो जो खुद मर्जी से जो प्रश्न बना रहे हैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक है उनमें। तो मर्जी से सवाल बना रहे हैं ना, खुद मर्जी से बना रहे हैं कि ऐसे ऐसे अभ्यास का क्या करोगे? तो हमारे को तो पता है ऑथेंटिक कौन सी है, हमने तो चेक कर रखा है, तो आपको दे